नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। समय बहुत ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है कि आप लोग इधर उधर मस्ती कर सकें। तो मस्ती को कुछ दिन के लिए साइड में रखकर मजाक मजाक में पढ़ लीजिए। मजाक मजाक में आनंद पूर्वक, रुचिपूर्वक पढ़ लीजिए। इतना ही दिन आपके लिए, आपके सीटेट के लिए, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप तन मन धन से पढ़ें तो, नहीं तो कई साल बीत जाते हैं, लोग अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सीटेट एग्जाम ही, एस्टेट की बात ही छोड़िए, लगे हुए हैं। आप देखेंगे आपके पास पड़ोस में भी ऐसे लोग होंगे। तो उनकी अवधारणा या उनके रास्ते पर ना चलिए, आप बेहतर रास्ते को चुनिए और हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आपको बेहतर मार्गदर्शन के साथ बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे, जिससे आपको अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई समस्या नहीं आएगी। आप आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा आपका गद्यांश और पद्यांश। क्योंकि कल हमने आपको शिक्षण पढ़ाया और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, जिसमें आपको कोई समस्या हमें आती नहीं दिख रही है, नज़र नहीं आ रही है। नहीं तो आप कमेंट तो करते ही कि हाँ सर ये समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हाँ, उसी तरह से फिर से हम हल कराएंगे जिस तरह से हमने हल कराया है। हमारा वो पैटर्न बहुत अच्छा हमें लगा और सभी लोगों का जो कमेंट आता है वो भी आता है कि सर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ये आज का जो आपका गद्यांश है ये आपके सामने है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि और आपको विजुअल हो सके। ठीक है, सही तरीके से विजिबिलिटी रहे इसकी। लीजिए, आपके सामने है, आप देख लीजिए। इससे बड़ा करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए इससे बड़ा नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्त, आपकी सफलता में एक और कदम अग्रसर होते हैं। तो देख लीजिए क्या है। ये रहा आपका। तब तक आप गद्यांश पढ़िए। आप गद्यांश पढ़ेंगे तब तक मैं अपना जो बाकी का कार्य है उसे पूरा कर लूंगा आपके कक्षा को संचालित करने के लिए। लीजिए, ठीक है, चलिए देखिए आप। तो आज वाग्भट विख्यात प्राचीन वैद्य राजा, एक वाग्भट है। वाग्भट एक क्या है, वैदराज हैं। उनके बारे में यह गद्यांश है आज का। तो देखिए गद्यांश को देखिए। उसके बाद सिंध प्रांते जन्मा अलभत। ठीक है, तो अब मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। शाह आसित पंचमे शतका, तो ये सारी चीजें आयुर्वेद के बारे में है। आयुर्वेद के बारे में अब इसमें देखिए, आयुर्वेद से ही है। अष्टांग संहिता है, अष्टांग संहिता ग्रंथ है। ठीक, अष्टांग संहिता ग्रंथ है। यद्यपि और कोई शब्द तिब्बत रामेश्वर पर्यंतम। ठीक है, पर्यंतम। अब सोच लीजिए कि ये मैं वही चीजें पढ़ रहा हूँ जो इसमें आनी चाहिए। देखिए 29 है, 29 भाष्य विवरण ग्रंथ प्रसिद्ध। पृथ्वी वितले, पृथ्वी वितले विद्यमाना, ये तो नहीं होगा। धन्वंतरी, धन्वंतरी महाराज भी इसमें है। वैद्य, ठीक है, करणीया सुकस्य रूप धृतम। देखिए धन्वंतरी महाराज सुकस्य रूप धारण करने की बात कर रहे हैं। फिर मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, जो मेन चीजें हैं वही चीजें आपके सामने। वैद्यान पृष्ठवान कोरुका, ये शब्द है, हो सकता है कहीं मिल जाए, तो शब्दों को देखते रहिए। आरोग्य संपन्ना है। फिर उसके बाद मैं वही शब्द देखूंगा जो शब्द आपके लिए होने चाहिए भाई। तो धन्वंतरी महाराज संतुष्ट तुका वाग्भट्टा, देखते रहिए, बस वही मैं देख रहा हूँ। ठीक, मैं जो मुख्य शब्द हैं वही शब्द मैं देखना चाह रहा हूँ। इसमें कौन कौन से मुख्य शब्द हैं, बाकी मैं और कुछ देखने का प्रयास नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, बाकी और कोई शब्द दिख तो नहीं रहा है जो इसमें से पूछा जा सके आपसे। बाकी और कोई शब्द नहीं मिला ना। हाँ, यहाँ हो सकता है, देखिए आज हितभुक, मितभुक, उष्णभुक, ये मिल सकते हैं आपको। हितभुक, उतभुक, मितभुक और उष्णभुक। चलिए, हितकार मित्ररूप उष्ण च भवेत् भागवतस्य सुखः संतुष्ट अभूत्। बस, तो इसमें आपके कुल मिला जुला के 8 से 10 शब्द हैं जो जिससे प्रश्न बनेंगे। बाकी सारी चीजें तो वही होती हैं, बाकी सारी चीजें वही होती हैं। तो कोई भी आपको गद्यांश या पद्यांश मिले
उसमें से आपको उतने ही मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, और वही शब्द मैं यहाँ ढूंढने का प्रयास करता हूँ। बाकी सारी चीजें ये आदव उत्तरम ये सब पूछने वाली चीज है क्या? ये सब पूछने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ वाक्य बनाते हैं। वाक्य के जो मेन पॉइंट होते हैं ना, उनको देखा कीजिए। अब उनको मैंने देख लिया, पहले वाग्भट्ट से पूछ सकता है, वैदराज ने इनसे पूछ सकते, सिंध प्रांत में जन्म लिया है, यहाँ से पूछ सकते हैं। पूछने को और क्या पूछ सकते हैं भाई, आयुर्वेद शास्त्र के हैं, संशोधन है। देखिए अष्टांग संहिता पूछ सकते हैं, किसने लिखा है, तो इन्होंने ही लिखा है, अष्टांग संहिता लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें, अब भाई तिब्बत प्रांत में है, रामेश्वर प्रांत में इनको कीर्ति हासिल हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे यावत, अब देखिए अध्याय यावत 29 भाष्य विवरण ग्रंथ प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद धन्वंतरी महाराज जो है, ये भी एक वैद्यराज है। ये वैद्य में परीक्षा लेने के लिए सुक मतलब क्या होता है, सुका मतलब भाई तोता जानते हैं आप लोग, उसका रूप धारण करके जाते हैं ना, उसका रूप धारण करते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। देखिए अब इससे ज्यादा मैं इस पर ज्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करना चाहूंगा, बेकार नहीं करना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें आप मुझसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एब्जॉर्ब कर लीजिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने, लीजिए। मैंने कहा था ना कि ऐसे शब्द आ सकते हैं, ऐसे शब्द ये पूछ सकता है। तो इस शब्द के बारे में देखिए क्या है, को रुक क्या शब्द है, को रुक, ये शब्द है को रुक, ये ऐसे होगा। ये अवग्रह है, आप समझ सकते हैं, अवग्रह है। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखना है, तो आप देखिए इसमें कौन सी संधि पूछा है, कौन सी संधि पूछा है। मैंने आपको वो संधि भी पढ़ाई है जिसमें ये आता है। मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये सूत्र प्लुते, ये यहाँ होगी मात्रा। ठीक है, प्लुते, ये मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था। इस सूत्र में होता क्या है, तो इस सूत्र में होता है यदि विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो तो, विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो तो, इस विसर्ग का पहले तो सा होता है, सा सजसो रू होता है ना, सा होता है, लेकिन सा से ये रू में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है, रू में। रू से रा का लोप होता है तो ये ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊ बन जाता है ना। अब ऊ बनता है तो अब ये बताइए, ये ऊ है और यहाँ पे विसर्ग है, तो अब ये जो आ है, इधर भी आ प्लस ऊ प्लस आ प्लस आ। अब आप बताइए कि ये आ और ये ऊ मिलकर ओ बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। जब ये ओ बना लेंगे तो आप देखिए, एक आपको संधि मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि मैंने पढ़ाया था आपको स्वर संधि में। स्वर संधि में मैंने आपको पूर्व रूप संधि पढ़ाया था, जिसमें यह बताया था कि यदि आगे आपको ओ मिले या फिर क्या मिले, चलिए छोड़िए, सिर्फ ओ को जानिए। यदि आपको आगे ओ मिल रहा है, आगे क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, और पीछे ह्रस्व आ है, पीछे क्या है, ह्रस्व आ है, तो उसका अवग्रह रूप हो जाता है। उसी का पूर्व रूप का मतलब अवग्रह रूप हो जाता है। तो इतने नियम लगने के बाद, इतना नियम आप परेशान क्यों हो रहे हैं। सीधा सीधा ये मानिए ना कि विसर्ग का ऊ बन जाएगा जब आगे पीछे अ होंगे। पूर्व में विसर्ग से पूर्व और विसर्ग के पश्चात यदि ह्रस्व आ हो तो विसर्ग का ऊ बन जाता है। बस इतना सा ध्यान रखिए, सीधी सीधी बात है। तो इतने से ये ऊ बन जाता है, और ऊ आ और ओ मिलकर, आप गुण संधि का नियम जानते ही हैं, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, और ओ के पीछे यदि ह्रस्व आ मिले तो वह उसका अवग्रह रूप बन जाता है। तो इतना नियम अगर आप जान रहे हैं तो आपको संधि तो समझ में आ ही गई होगी कि इसका विच्छेद क्या बन जाएगा। इसका विच्छेद बन जाएगा कह धन अ रुक, अ रुक। ठीक, अब ये देखिए, इस का में ह्रस्व आ है, फिर विसर्ग है, फिर से ह्रस्व आ है पीछे,
तो अब मैंने वही बात कही थी, वही बात आपके सामने आ गई। आप अब इसमें देखिए कौन से में है ये आर का, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है और यही आपका राइट आंसर बन गया, यही आपका राइट आंसर बन गया। और इसे हम लोग कहते हैं उत्तोसन। ये जो यहाँ पे ऊ बना है, इसे अगर आप कहेंगे संधि का नाम देंगे तो ये होता है विसर्ग संधि का उत्तोसंधि। क्या बनता है? उत्तोसंधि बनता है। अब उत्तोसंधि में आपको मिल गया, जब मिल गया है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हल हो गया। अब इसके बाद मैं चलूँ, अब ये बताइए इसके लिए आपको गद्यांश में जाने की जरूरत होगी नहीं ना, क्योंकि इसमें आपको संधि मिली है। अब संधि में आपको वहां जाना पड़े, भाई मैं तो पढ़ाया हूँ पहले से, मेरे प्रीवियस सेशंस आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हूँ। पहले तो मैं पूरा का पूरा व्याख्यायित किया हूँ, उसके बाद शॉर्टकट बना के आगे बता दिया हूँ। मैंने दोनों नियम पढ़ाया हुआ है, इससे आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बस आप विश्वास करिए, भरोसा करिए मेरे ऊपर। तो अगर भरोसा नहीं करना चाहेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप मुझसे पढ़ेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। तो इसमें देखिए हित भूख, मित भूख और उष्ण भूख, मैंने अभी कहा था ना कि ऐसे शब्द जहां मिले तो ये प्रश्न बना सकते हैं इसमें, लेकिन बनाया क्या है? इति वाक्य मित शब्द। अब ये बताइए मितव्ययी होता है ना, मितव्ययी, मित, मित का मतलब यहाँ मित का शब्द पूछ रहा है, मित शब्द का अर्थ पूछ रहा है ना, हाँ अर्थ पूछ रहा है, तो इसका मतलब अल्प होता है, अल्प या कम, अल्प या कम या थोड़ा, अल्प या कम या थोड़ा। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन में कुछ? लीजिए, सूर्य हटा दीजिए, विशिष्ट हटा दीजिए, मित्र हटा दीजिए, अल्प, अल्प का मतलब अल्पम दिया है मतलब अल्प हो गया। अब बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने प्यार से हल हो रहा है, कोई समस्या आपको नहीं होगी, बस विश्वास कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं कोई समस्या होने ही नहीं दूंगा। क्यों होने दूंगा भाई, आप मेरे साथ जुड़े हैं, विश्वास करके जुड़े हैं ना। हाँ बाकी आप जुड़िए मेरे साथ, मन आपका कहीं और भटकता रहे तो फिर भाई तब तो कुछ लोचा है, कुछ तो है दया। अब आपकी दया दृष्टि कहाँ बनी हुई है वो आप जानेंगे। ठीक है, तो दया को कहीं और मत भटकने दीजिए, दया को यहीं भटकने दीजिए ताकि वो क्वालिफाई कर ले अपना पेपर। ठीक है, वैद्य परीक्षायाम कह उत्तीर्ण अभवत। अब बताइए वैद्य, वैद्य परीक्षायाम कह उत्तीर्ण अभवत, कौन उत्तीर्ण होगा भाई? किसकी परीक्षा ली जा रही थी? परीक्षा तो यहाँ वाग्भट की तो हो रही थी ना भाई, वाग्भट के बारे के लिए ही तो परीक्षा की जा रही थी, तो उत्तीर्ण कौन होगा? वाग्भट्ट होंगे ना। तो अब इसको मैं दिखा भी दूं आपको, उत्तीर्ण भवति, कौन उत्तीर्ण होता है? तो आइए मैं दिखा दूं, तो ये नीचे की साइड होने चाहिए उत्तीर्ण, उत्तीर्ण शुक संतुष्ट, स्वीकारत उपहारा हितकारा मित्र पक्षिणे, पक्षिणा नमस्ते, हाँ वाग्भट्टा क्षणमात्रा चिंतवान, कुछ समय के लिए चिंतित हो गया था वाग्भट्ट, वाग्भट्ट उत्तर शुक्र संतुष्ट, देखिए संतुष्ट हो गए मतलब, हाँ अब समझ में इससे आ गया, इससे देखिए ये समझ में आ गया कि परीक्षा किसकी ली जा रही थी? वाग्भट्ट की, वाग्भट्ट की परीक्षा ली जा रही थी, भाई वाग्भट्ट ही तो उत्तीर्ण होंगे, प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं, आशय से आप समझ सकते हैं। अब मैं प्रश्न क्यों ढूंढने जाऊं, नहीं ढूंढूंगी, उत्तर मुझे मिल गया, यही होगा, इसके आगे नहीं हो सकता। सुका, ये भाई यही तो बन के सुका बन के पूछ रहे थे। चरक, चरक महाराज तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद के, आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? चरक महाराज है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, तिब्बत देशात, मैंने कहा था ना तिब्बत देशात रामेश्वर पर्यंतम कस्य प्रसिद्ध आसीत, कस्य प्रसिद्ध आसीत, कौन प्रसिद्ध था? वाग्भट्ट से, वाग्भट्ट प्रसिद्ध थे। और कुछ जानने की जरूरत, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, पहली लाइन में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, कौन प्रसिद्ध थे? तो वाग्भट्ट प्रसिद्ध थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, भाई वाग्भट्ट के बारे में ही है पूरी कहानी। प्रसिद्ध कौन होगा? उष्णभुका इति समस्त पदस्य विग्रह कथम चा, समस्त पदस्य मतलब समास का पद है, समास पद का क्या होता है भाई? उष्णभुका,
उष्ण भुका, हाँ मिल गया। उष्ण भुक्ते इति, उष्ण भुक्ते इति, लीजिए मिल गया। भाई आप आराम से मेरा समास का लेक्चर देखेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। समास का लेक्चर मेरा देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। मैं हफ्ते हफ्ते भर पढ़ाया हूँ भाई, एक एक हफ्ते पढ़ाया हूँ, संधि और समास दोनों पढ़ाया हूँ। उसके बाद प्रत्यय भी पढ़ाया हूँ, उपसर्ग भी पढ़ाया हूँ, रूप भी पढ़ाया हूँ। इतना पढ़ाया हूँ कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी। लीजिए मैंने उत्तर बता दिया भाई, आप ढूंढ लीजिएगा आप। कस्मिन क्षेत्रे वाग्भट्टस्य प्रसिद्धा, अब बताइए कस्मिन क्षेत्र, मैंने पहले ही बताया कि कौन से क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल है, वैद्यराज है ना। देखिए वैद्यराज कहाँ है भाई, वैदकी, कृषि क्षेत्र है नहीं, कृषि क्षेत्र है नहीं, वाणिज्य क्षेत्र है नहीं, व्याकरण क्षेत्र है नहीं, बचा एक, ये उत्तर हो गया। और वही है भी वैदिकीय क्षेत्र, वैदिकीय क्षेत्र मतलब वैदराज बन गए भाई। वैद्य है ना, वैद्य मतलब आप भी जानते हैं भैया, चिकित्सक, चिकित्सक ना, क्या है चिकित्सक, चिकित्सक। अरे आपके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहेब ना आपके, यही तो। चलिए आगे चलें, ये लीजिए कितने आसानी से, अष्टांग संहिता इति कस्य शास्त्र, मैंने कहा था अभी मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, जो मैंने कहा वो सब मिलेगा। दर्शन शास्त्र, भाई दर्शन शास्त्र है ही नहीं इसमें, व्याकरण शास्त्र है नहीं, गणित शास्त्र है नहीं, बचा क्या। हाँ क्या है, वैदिकीय शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है, वैदिकीय शास्त्र है। क्या बताया गया था कि ये अष्टांग संहिता इन्होंने लिखी है जो प्रसिद्ध है, इसमें 29 भाष्य विवरण ग्रंथ हैं, 29 भाष्य विवरण ग्रंथ शामिल हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए भाई। अब बताइए, ये मैंने पहले से थोड़ी पढ़ा है, मैंने तो आपके सामने ही पढ़ा, वही शब्द मुझे मिले, मेन शब्द मिले हैं, मेन शब्द मिलते हैं तो उसी के आधार पर प्रश्न का उत्तर लगाया जाता है। अब ये कहिए कि आप बढ़िया से उसको पढ़िए, बैठ के 15 मिनट पढ़िए, 15 मिनट में उत्तर लगाइए, 30 मिनट तो ऐसे निकल गया आपका, वो भी आप सही से नहीं लगा पाएंगे। जब इतना सोचेंगे तो नहीं लगा पाएंगे, तो समय आपका क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। 15 नंबर में ही आप चले जाएंगे तो शिक्षण कब हल करेंगे। ये मान लीजिए हल कर लिए, संस्कृत हल कर लिए आप, और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा फिर, एक और सब्जेक्ट, 5-4 और सब्जेक्ट भी तो रहते हैं लाइन में, 4 इस तरह से आप हल करने बैठ जाइए। 4 देता है ना, हिंदी में 2 और इसमें 2, 4 देता है, 4 को हल करने में आपके 2 घंटे बीत जाएंगे, तो फिर आपका तो पेपर का समय ही निकल गया। 5 मिनट के अंदर हल करके निकल जाइए, 5 मिनट के अंदर ये 15 क्वेश्चन हल करके निकल जाइए, तो मैं मान जाऊँ कि आप एकदम तेज तर्राक हो चुके हैं, ये आपके पास है। चलिए आगे चलते हैं, लीजिए अष्टांग संहिता ग्रंथ आधारित कति भाष्य लीजिए। अभी वही मैंने बोला ना, कितना 29। अब 29 को आप संस्कृत में क्या क्या लिख सकते हैं, 29 को आप संस्कृत में क्या क्या लिख सकते हैं। ऑप्शन गलत हो गए हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ सही है सही है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एकोन विंशत का मतलब होता है 20 में 1 कम, 20 - 1 बराबर क्या हो जाता है, ये 19 का है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, एकोन 63 होगा ये क्या होता है, एकोन 63 होता है, 63 होता है, ठीक, एकोन 63 होता है, 9 विंशत हो गया, और क्या हो सकता है भाई, एकान 63 हो जाएगा, एकान 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, कितने होते हैं इसके, 9 विंशत है ही, 9 विंशत है ही, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको इसमें से कोई भी उत्तर मिलता तो आपको लगा देना चाहिए था। अभी अभी मैंने पढ़ा था कि इसमें एक गिनती आई हुई है, एक गिनती, कौन सी गिनती आई हुई है वो देख लीजिए। और पिछली बार भी एक गिनती आई थी, गिनती में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पिछली बार भी आया था, और उसके पहले 2000
16 का पेपर था ना, 2016 का आया था 18 में। पिछला पिछला जो टेट हुआ था, अब सत्र कौन था वो आप जान लीजिए। पिछला जो टेट था उसमें भी गिनती आई थी, लेकिन आप लोग गिनती से भूल जाते हैं, गिनती से समझ नहीं पाते भाई संस्कृत में गिनती कैसे होती है। तो भाई मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा आपको ना। वैद्या नाम परीक्षा कर तुम धनवंतरि कस्य रूप धृता। भाई एक ही तो पक्षी का नाम है ना, एक ही पक्षी का नाम है, क्या रूप धारण किए थे? सुकस्य रूपा धारण अस्ति आसित, सुकस्य रूपा धृता आसित, आसित कौन सा? सुकस्य, सुकस्य देखिए है मनुष्य से, भाई इसका रूप मनुष्य है ही तो रूप क्या धारण करेंगे? कीट से नहीं, सुनस से नहीं, बचा क्या? सुकस्य बचा। दिखा दूं, चलिए आप कहेंगे कि सर जी एक को तो दिखा दीजिए, दिया कीजिए, ये भी दिखा दे रहा हूँ। कौन सा रूप धारण किए थे? लीजिए, कौन सा रूप धारण किए थे भैया? सुकस्य रूपा धृतम। ये देखिए, अतः तीन सुकस्य रूपा धृतम, रूपम धृतम धारण किए थे। धृतम मतलब धारण करना। ठीक है, मिल गया उत्तर। जब उत्तर मिल गया है तो कोई समस्या तो अब नहीं होनी चाहिए आपको। चले अपने प्रश्न पर चले। धृतम हो गया, चल रहे हैं अपने प्रश्न पर चल रहे हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है बड़ी जल्दी जल्दी। ठीक, ये हो गया। हाँ, तो इसके बाद अच्छा, इसके बाद आ गया है वो, इसके बाद आपका पद्यांश है। इसके बाद आपका पद्यांश है भाई। अब पद्यांश में आपको देखना है, जैसे मैंने अभी देखा था, मेन मुख्य मुख्य जो शब्द होते हैं उन शब्दों को देखिए। श्रद्धावान सर्पो जहाति पापम, श्रद्धावान सर्पो देवाणाम नित्वजा दूरे सज्जना भांति। क्या हो गया? अच्छा, इसमें चलिए लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, देख लीजिए। दुर्जना सुजनी कर्तुम यत्नेनापि न शक्यते संस्कारे अड़ापि लसुनम का सुगंधी करिष्याम, करिष्यति। हो गया, देख लिया सारी चीजें आपने, सारी चीजें आपने देख लिया। कितने हैं भाई? 6 है, 6 हैं, 6 को देख लीजिए। देखिए, मैं भी देख ले रहा हूँ। जहाँ पापम सर्पो, सर्प की बात इसमें जीवरणामी त्वचाम दूरे, दूरे दूरे अपी है, दूरस्पी नहीं भाई, अंग्रेजी थोड़ी है। दूरे अपि सज्जना भांति हिमवनन संग सन्निभा असंतो नैव दृश्यन्ते रात्रि क्षिप्त सरायथा। ठीक है, भक्ति कहिए तो पढ़ो, लेकिन पढ़ा अभी तक नहीं पढ़ा तो अब नहीं पढ़ूंगा भाई। देख लीजिए आप, मैं पढ़ूंगा तो फिर आपको क्या होगा? कोई मतलब भी तो नहीं होगा, कोई मतलब फिर से नहीं होगा। लीजिए, सारी चीजें आप देख लीजिए। सर्वरत्ने की रत्ने ना लभ्यते, आयुष छड़ा एको अपि सर्वरत्ने न लभ्यते, नियते स वृथा येन प्रमादः सुमहानहु स्वभावोनुपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीततमा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। बस मैं अब चल रहा हूँ प्रश्न पर। देखिए, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से सफलता ले लीजिए, वो भी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में आप सफलता अर्जित कर लीजिए भाई, अगर आपको करना है तो। ठीक है, देख लीजिए। अब चलते हैं। दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते। कदा पर्यंतम क्रियते भाई, तो ऐसी कौन कौन करता है ऐसी कामना? सदा ही ऐसी कामना कौन करता है? तो सर्वस्मिन जन्मनि, सर्वस्मिन जन्मनि। तो ये बात करेंगे आप, तो ये मैं आपको दिखा दूं क्या? कहिए तो दिखा दूं, कहिए तो दिखा दूं, कहिए तो फिर आप देख लीजिए। आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, देखिए ये वाला उत्तर बन गया, सर्वस्मिन ये जन्मनि, सर्वस्मिन जन्मनि देख लीजिए। अपरमन जन्मनि, पूर्व जन्मनि, अस्मिन जन्मनि, ये हट गया। आपको जन्मनि जहाँ मिले उसी के आगे देखिए, आपको अस्मिन मिल रहा है, सर्वस्मिन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? चलिए दिखाते हैं, चलिए देखते हैं भाई कहाँ आपको मिल रहा है। ये अच्छा यही तो है। सर्वस्मिन यहाँ इसमें मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा भी नहीं, इसमें तो है नहीं।
सर्वस्मिन देखिए, सर्वस्मिन कहाँ है, सर्वस्मिन जन्मनि कहाँ है भाई, ये देखिए जन्मन जन्मनि, जन्मन जन्मन देख लीजिए, सर्वेषु दया सर्वेषु देख लीजिए आप, यहीं से आपको समझ में आ रहा है। सर्वेषु का मतलब वहां क्या दिया है, सर्वस्मिन दिया है। अब जन्मनि जन्मनि बार बार नहीं लिख कर उसमें सर्वस्मिन जन्मनि लिख दिया है, बस इतना सा ही अंतर है। इसीलिए पद्य में थोड़ा सा समस्या, आपको अगर उसने भाव से लिख दिया तब आ जाती है, लेकिन हमारे साथ रहेंगे तो नहीं आने वाली, ये भी देख लीजिए। उपदेशेन स्वभाव, उपदेशेन स्वभाव कथम होता है दोस्त, तो अन्यथा करे तुम सकते, अन्यथा, अन्यथा करता है कोई, अन्यथा की बात ही नहीं करता है भाई उपदेश में, उपदेश में अन्यथा, यथार्थ कर तुम ना सकते, यथार्थ तो करता ही है, यथेष्टा ना कर तुम सकते। अब देखिए अन्यथा कर तुम ना सकते, अन्यथा कर तुम ना सकते, अन्यथा नहीं करता है भाई कोई उपदेश। उपदेशेन स्वभाव, उपदेशेन स्वभाव कैसा होता है, तो अन्यथा कर तुम ना सकते होता है, अन्यथा कोई कार्य, अन्यथा से कोई कार्य, बेकार कोई कार्य नहीं किया जाता, कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए अगले पर चलते हैं भाई। ये रहा प्रश्न, सर्वरत्न किम न लभ्यते, लीजिए ये भी मिला हुआ था आपको, ये भी मिला हुआ था, स्वभाव हटा दीजिए, उपदेश हटा दीजिए, प्रसाद हटा दीजिए। आयुष एको अपि छड़ा, आयुष एको अपि छड़ा, ये आपको पूरा का पूरा वाक्य हम दिखा रहे हैं भाई, वाक्य दिखा दे रहे हैं। चलिए, नहीं तो आप कहेंगे सर जी आप उत्तर भी नहीं बता, आप उत्तर बता दे रहे हैं उसका अर्थ नहीं बता रहे हैं, क्या है सर्वरत्न ना, सर्वरत्न, ये देखिए सर्वरत्न, आयुष छड़ा एको अपि सर्वरत्न ना लभ्यते, पूरा का पूरा वाक्य मिल गया। अब पूरा का पूरा जब वाक्य मिल रहा है तो मैं आपको उत्तर काहे बताऊं, अर्थ काहे बताऊं इसका भाई, समय व्यतीत करने के लिए, सबकी तरह से समय व्यतीत कर दूंगा तो आपका समय निकल नहीं जाएगा। लीजिए ये आ गया, संस्कारों लासुनम का सुगंधी करिष्यति, वाक्य से आशय, वाक्य का आशय क्या है, वाक्य का आशय क्या है, दुर्जन सुगंधी करिष्यति, सर्व सुगंधित करिष्यति, कोऽपि न सुगंधी करिष्यति। अब बताइए लसुनम, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसने यही पूछ रखा है, इसने यही पूछ रखा है, संस्कार लसुनम ना, ये तो लास्ट वाला ही था ना, हाँ एक मिनट आइए आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाला ही है, दुर्जना सुजनी कर्तुम यत्नेन न शक्यते, संस्कारेण अपि लसुनम का सुगंधी करिष्यति। इसका क्या मतलब हुआ, इसका उसने क्या पूछा है, आशय पूछ रखा है, आशय क्या होगा, तो दुर्जना भाई ना सकते होता है ना, ना लभ्यते ना सकते, हाँ लीजिए इसमें क्या हो जाएगा तब, ओ पिना सुगंधी करिष्यति, ये लीजिए हो गया, उत्तर मिल गया आपको, ओ पिना सुगंधी करिष्यति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जीवाणि त्वचाम, इसका पूछ रखा है क्या, इसका पूछ रखा है भाई उक्तों का अलंकार, ये तो भाई आपको नहीं समझ में आएगा, सो सा समसरिस अगर आपको समझ में आता है तो आपको समझ में, हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो सम सरिस ये होता है इसकी पहचान, तो समसरिस, तो समसरिस यानी कि जिसमें समानता दिखाई जाए, किसी की समानता दिखाई जा रही है, समानता, बाकी बहुत ज्यादा विवरण कर देंगे तो समय भी ज्यादा चला जाएगा और इसमें बहुत कम पूछता भी है आपसे, जब बहुत कम पूछता है तो भाई ना के बराबर है तो क्यों देखा जाए बहुत ज्यादा ध्यान से, हमें तो लगता है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा आपकी बारी, देख लीजिएगा आप, नहीं आएगा तो, लेकिन इसमें है कौन, उपमा अलंकार है, जिसमें क्या किया जा रहा है, समानता बताई जा रही है ना, जिसमें समानता बताई जा रही है। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने, जरा हमको कहीं से जाना है, कहीं से नहीं कहीं जाना है, इसलिए चलिए पहले ये प्रश्न हल कर लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे, कहीं जाना ना जाना वो अलग बात है, छोड़िए उसे। इस प्रश्न को हल कीजिए जरा, सज्जना नाम तुलना केन सह कृता अस्ति, सज्जनों की तुलना किससे की गई है, सज्जनों की तुलना किससे की गई भाई, सर्प से की गई है, ये नहीं हो सकता, पानीयम से की गई है, नहीं हो सकता, सर्वरत्नानि या हिमालय, सर्वरत्नानि या हिमालय, मुझे तो मिल गया ये हिमालय से की गई है सज्जन की तुलना, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कहाँ है भाई सज्जना नाम, ये लास्ट प्रश्न है ना इसलिए इसको दिखा देता हूं मैं आपको, सज्जन 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 कहाँ है भाई सज्जन जी,
सज्जन महाराज, अच्छा छोटा करूँ थोड़ा ना। हाँ, दूरे अपि सज्जना भांति हिम, लीजिए हिम, हिम मिला ना। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब बर्फ है, लेकिन हिम वन नग सन्निभ, मतलब हिमालय से की गई भाई, बातें खत्म हो गई। मतलब कहाँ गए भाई? लास्ट वाला प्रश्न था। अच्छा एक मिनट, बहुत ऊपर चले आए यार। हाँ ये लीजिए, सज्जना नाम तुलना केन सा करिष्याति। हिम, हिम का मतलब कहाँ आ गया? लीजिए हिमालय से आ गया। हिम का मतलब हिमालय से आ गया। हिमवन्नग्न, हिमवन्नग्न भाई सन्निभ, लीजिए कहाँ आ गए? हिमालय पे आ गए। अब बताइए, अब आप खुद बताइए कि कितना समय लग गया आपको हल करने में? बहुत ज्यादा समय लग गया मेरे देखने में। तो इसे अगर अपने आप से आप हल कीजिए ना, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट से अगर आप ज्यादा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम की। अगर आप प्रैक्टिस कम करते हैं तो आपका समय जाया होगा और आपके मार्क्स कम आएंगे, आपके अंक कम आएंगे। अंक को बढ़ाना है तो आप प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए, जिससे आपके अंदर जो है अनुभव की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका जो कौशल है, जो कुशलता है आप में, वो बढ़ जाएगी आपकी, और आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे। इसमें आपको कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद।